हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सिंपल से सेशन में हम 2023 में आए हुए सभी एरर्स को सॉल्व करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के एरर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच। व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच। तो ये बहुत ही सिंपल एरर है और इस एरर को स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी गलत ही यूज़ करते हैं। वो भी इसी तरीके से यूज़ करते हैं कि जब भी पूछा जाएगा टाइम, और वो टाइम किससे पूछा जाएगा, वॉच से, तो हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, वो हमेशा यूज़ करते हैं इन। और बस यही गलती है यहाँ पे। तो कभी भी ये नहीं होता व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच। इन यहाँ पर गलत है, ये प्रपोजिशन नहीं है सही। सही क्या है, सही है यहाँ पर बाय। तो इसका सही आंसर बन सकता है व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। आप भी कभी भी किसी से टाइम पूछें तो कभी भी आपको ये नहीं पूछना व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, हमेशा यही पूछना है व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अब इसके बारे में समझते हैं कि ये जो क्लॉज है ये स्टार्ट हो रही है अनलेस से। तो जब भी आपकी क्लॉज अनलेस या फिर अनटिल से स्टार्ट हो जाए, या तो अनलेस से या फिर अनटिल से स्टार्ट हो जाए, तो क्या करना है आपको दो चीज़ें याद रखनी है। वो दो चीज़ें हैं कि अनटिल और अनलेस के साथ जो भी क्लॉज बनाई जाएगी वो हमेशा होती है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब कि उसमें नेगेटिव यानी कि नॉट का कोई यूज़ नहीं होगा। ठीक है, और अनटिल अनलेस के साथ जो दूसरी क्लॉज बनती है, यानी कि जो क्लॉज है, एक तो वो अफर्मेटिव होनी चाहिए, और दूसरा रूल ये याद रखना है कि उस क्लॉज में कभी भी फ्यूचर का यूज़ नहीं करना। फ्यूचर यानी कि ना तो आएगा इसमें विल, ना यूज़ करेंगे इसमें शैल। ये दो रूल याद रखने हैं आपको कि अनटिल अनलेस के साथ जो भी क्लॉज बनाई जाएंगी, एक तो वो अफर्मेटिव होनी चाहिए, तो एक तो ये सीधी गलती आपको यहाँ दिख रही होगी। दूसरी कि उसमें फ्यूचर का यूज़ नहीं होना चाहिए। दोनों गलती अब आपके सामने है। आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि अनटिल और अनलेस के साथ अफर्मेटिव क्लॉज बनेगी और उसमें फ्यूचर का यूज़ नहीं होगा। तो अफर्मेटिव बनाना है तो पहले ये नॉट हटा देंगे यहाँ से, और दूसरा कि फ्यूचर का यूज़ नहीं है तो यहाँ से ये विल हटा देंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो अनलेस और अनटिल होते हैं इनमें पहले से ही नॉट प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए इनके साथ में नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। इनकी हिंदी होती है जब तक नहीं, तो इसीलिए इनके साथ अलग से नहीं का यूज़ नहीं किया जाता। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। शी नोज राघव सिंस अ लॉन्ग टाइम। ओके, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, शायद पिछले ही सेशन में बताया था कि सिंस आ जाए या फिर फॉर का यूज़ हो जाए, सिंस या फॉर, और इस सिंस या फॉर के बाद आ जाए टाइम। तो जो पहले वाला सेंटेंस होता है, सिंस या फॉर से पहले वाला जो हिस्सा होता है उसमें हमेशा यूज़ किया जाता है किसका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसमें यूज़ होता है हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या हम यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं? हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें सिर्फ बनाना पड़ेगा क्या, परफेक्ट। अब ऐसा क्यों है वो जानते हैं, वो समझते हैं कि सिंस या फॉर से पहले वाला, अब सिंस या फॉर के बाद टाइम है, और सिंस के साथ आता तो डेफिनेट टाइम होता, और फॉर के साथ आता तो इनडेफिनेट टाइम होता। अब इससे पहले वाला जो हिस्सा होता है वो बनाया जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहे परफेक्ट हो चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, दोनों में यूज़ किया जाता है हैज़ हैव। लेकिन अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो इसमें यूज़ हो जाएगा बीन, और बीन के साथ में वर्ब फर्स्ट आईएनजी, और फिर उसके बाद में सिंस या फॉर आ जाएंगे, फिर टाइम आ जाएगा। तो ये बन जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन ग्रामर में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में रह सकती हैं, सेकंड फॉर्म में हो सकती हैं, थर्ड फॉर्म में हो सकती हैं, लेकिन कभी भी उन फॉर्म्स में हम गलती से भी आईएनजी का यूज़ नहीं करते। तो ऐसी वर्ब्स जिनमें आईएनजी का यूज़ नहीं किया जा सकता तो उनका कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बनाया जा सकता। ऐसी वर्ब जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, अब कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए तो हमें आईएनजी फॉर्म की ज़रूरत है। अब जब वर्ब ही ऐसी है कि उसमें आईएनजी का यूज़ नहीं हो सकता तो उसका हम कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बना सकते, और अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बनेगा। तो वहाँ क्या करते हैं कि वहाँ पर हम सिर्फ परफेक्ट का यूज़ करते हैं। और ये जो नो वर्ब है
ये भी उन्हीं वर्ब्स में से है जिनमें आईएनजी का यूज नहीं होता। तो कभी भी आप नोइंग का यूज नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर सेंटेंस सही करना है, तो इसलिए पहले तो इस एस को यहाँ से हटाएंगे और सेंटेंस बनाएंगे परफेक्ट में। तो ये सेंटेंस बनेगा ही हैज़। अब हैज़ हैव के बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ जी, अगर किसी को ना पता हो तो परफेक्ट में हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है और हैज़ हैव के साथ वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? थर्ड फॉर्म होती है नोन। तो ये सेंटेंस बनेगा ही नोज राघव सिंस अ लॉन्ग टाइम। अब ये जो अ लॉन्ग टाइम है ये डेफिनेट टाइम नहीं है, ये तो इनडेफिनेट टाइम है। तो यहाँ पर यूज हो जाएगा फॉर का। ही नोज राघव फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिंपल सा सेंटेंस, सिंपल सा एरर, ये सॉल्व हो गया यहाँ पर। अगर यहाँ पर कोई ऐसी वर्ब होती जिसमें हम आईएनजी जोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे होता प्ले, तो फिर यहाँ पर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला हिस्सा ही बनाते हैं, क्योंकि प्ले तो एक ऐसी वर्ब है जिसमें हम आईएनजी लगा सकते हैं, और जब हम आईएनजी लगा सकते हैं तो हम कॉन्टिन्यूअस भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये नो थी। तो इसीलिए नो ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी का यूज़ नहीं हो सकता। अब आईएनजी का यूज़ नहीं होगा तो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बनाएंगे, सिंपल सी बात है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पटेल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। कंसेप्ट जानिए, पहले क्लियर कीजिए कि जब भी हमारे सेंटेंस में यूज़ हो जाए वन ऑफ का, अब हो सकता है कि इस वन ऑफ के बाद में सुपरलेटिव डिग्री हो या फिर ना भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका कंसेप्ट यही सेम रहता है कि वन ऑफ के बाद में अगर कोई नाउन आ जाए तो ये जो नाउन है ये नाउन हमेशा प्लूरल रहना चाहिए, कि वन ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। क्यों प्लूरल होना चाहिए? क्योंकि वन ऑफ का मतलब होता है मैं से एक, मैं से एक। जैसे कि 5 किताबों में से एक, 5 किताबों में से एक, तो 5 किताबें होंगी तभी तो उनमें से किसी एक को हम बाहर निकाल सकते हैं, एक को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, या फिर एक में से एक किताब को हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं अब यहां पर लिखा हुआ है वन ऑफ द बुक, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर कितनी किताबें हैं? यहाँ पर है एक किताब। अब इस एक किताब में से भी सेपरेट कर दी गई एक किताब, यानी कि एक में से एक बाहर निकाल सकते हैं क्या? एक में से एक को सेपरेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो जब चीज़ें 1 2 3 4 कुल मिला के एक से ज़्यादा होंगी, उनमें से किसी एक चीज़ को निकाला जा सकता है। तो वन ऑफ के साथ जब भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। वन ऑफ द बुक्स, ये सही है। अब इसका एक और कंसेप्ट जानो कि अगर इनके बाद आगे हेल्पिंग वर्ब लगानी हो तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, क्योंकि भले ही किताबें 5 हैं लेकिन बात कितनों की जा रही है? बात की जा रही है एक की। तो वन ऑफ द बुक्स इज हैज़, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। इनके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का कोई यूज़ नहीं होता, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या करता है, यहाँ पे ये प्लूरल देख के प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि वन ऑफ के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा, लेकिन इस नाउन के बाद जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या गलती है। पटेल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन। अब ये जो मैन लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इतने समझदार तो होंगे कि जानते हो कि मैन, ये जो MAN वाला होता है ये सिंगुलर होता है, और वन ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए। तो इसीलिए MAN का प्लूरल क्या बन जाता है? मैन का प्लूरल होता है MEN। जैसे वुमन का होता है ऐसे ही सेम मैन का होता है। MAN अगर है तो वो होता है सिंगुलर, और अगर MEN है तो वो होता है प्लूरल। इनको बोलते हैं इर्रेगुलर प्लूरल। इर्रेगुलर यानी कि ये नॉर्मल तरीके से एस या ES लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता इनका। तो आप समझे, कंक्लूजन करते हैं एक बार कि वन ऑफ के बाद में जो नाउन आता है वो नाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वन ऑफ के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर ये वन ऑफ सब्जेक्ट की जगह पर है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो वन ऑफ के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर, लेकिन नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा। और प्लूरल क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ
कई चीज़ों में से एक की बात हो रही है, इसीलिए कई चीज़ें होंगी, बहुत सारी वस्तुएं होंगी, तो वो प्लूरल ही बनाना पड़ेगा। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही प्लूरल होते हैं, यानी कि वो हमेशा प्लूरल रहते हैं, उनको दोबारा से प्लूरल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और ख़ास बात ये होती है कि ये जो नाउन होते हैं ये प्लूरल होते हैं, लेकिन इनमें कोई एस या ई एस नहीं लगाया जाता, यानी कि ये ऑलवेज प्लूरल हैं। लेकिन कैसे? बिना एस या ई एस के, ये अपने आप में ही प्लूरल हैं। तो बिना एस या ई एस के प्लूरल होने की वजह से स्टूडेंट कई बार गलती कर देता है। चलिए जानते हैं। इनमें से ही एक नाउन है कैटल। ये जो कैटल है, ये कैटल प्लूरल नाउन होता है और इसमें 3P भी आते हैं। 3P। अब ये 3P कौन कौन से हैं कि पब्लिक, पुलिस एंड पीपल। ये 3P भी इसी कैटेगरी में है कि ये बिना एस या ई एस के प्लूरल हैं। और इसी कैटेगरी में है ये कैटल, कि कैटल भी अपने आप में ही प्लूरल है। तो जब ये अपने आप में प्लूरल है तो क्या इसमें एस लगाने की कोई ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा कैटल आर। और जब ये प्लूरल है तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही होगी। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो सूनर हैड ही कम हेयर व्हेन हिज फादर टॉक्ड टू हिम। बहुत ही सिंपल एरर है और बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो ये लिखा हुआ है नो सूनर। अब जिन्होंने डिग्रीज पढ़ रखी हैं वो ये जानते होंगे कि ये जो ई आर है, ई आर लगाने से बन जाती है कंपैरेटिव डिग्री। और जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसका एक सपोर्टर होता है। वो सपोर्टर कौन होता है? देन, THAN। तो जब भी सेंटेंस हमारा नो सूनर से स्टार्ट हो जाए, सेंटेंस स्टार्ट हो किससे? नो सूनर से, और नो सूनर के बाद हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देंगे हम सब्जेक्ट। इस रूल को कहा जाता है इन्वर्जन। तो ऐसे सेंटेंस में हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो दूसरी क्लॉज है, या तो कॉमा होगा, नहीं भी हो, तो जो दूसरी क्लॉज है वहाँ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री स्टार्टिंग में है। तो इसीलिए जो दूसरी क्लॉज स्टार्ट होगी वो देन से स्टार्ट होगी, ना कि कभी भी व्हेन से। बस यही गलती है इसमें। कंसेप्ट को क्लियर करते ही एरर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कंसेप्ट क्या कहता है कि नो सूनर के साथ जो अगली क्लॉज बनाई जाती है वो देन से स्टार्ट करो, ना कि व्हेन से। तो यही यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, ये THAN से देन। अब यहाँ पर सेंटेंस सही हो जाएगा कि नो सूनर हैड ही कम हियर देन हिज फादर टॉक्ड टू हिम। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो गया। रोहित हैज़ गॉन बिफोर हिज फादर केम। अब ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। पिछले सेशन में हमने ये समझा था कि जब भी सेंटेंस में बिफोर का यूज़ किया जाए कंजंक्शन की तरह, बिफोर का यूज़ हो कंजंक्शन की तरह, तो इस बिफोर से पहले और बिफोर के बाद जो टेंस होते हैं वो फिक्स होते हैं कि बिफोर के बाद बनना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट। बिफोर के बाद हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, और बिफोर से पहले क्या बनाएंगे? बिफोर से पहले हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट। अब जो नादान परिंदे ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है, तो पास्ट इंडेफिनिट हर वो टेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट परफेक्ट अगर हम बनाना चाहें तो इसके साथ हमें यूज़ करना पड़ेगा हैड और वर्ब थर्ड का। तो क्या हमारे सेंटेंस में बिफोर है? हाँ जी, बिल्कुल है। क्या बिफोर के बाद में जो सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है? वो भी हो रहा है। ये केम इज़ अ सेकंड फॉर्म। तो लेकिन उससे पहले क्या हैड और वर्ब थर्ड है? वर्ब थर्ड तो है, लेकिन हमारे पास हैड का यूज़ नहीं है, यहाँ पे हैज़ का यूज़ है, यही गलत है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? हैड। रोहित हैड गॉन, तो यहाँ पर आ जाएगा ये हैड। रोहित हैड गॉन बिफोर हिज फादर केम। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑलवेज स्पीक अ ट्रुथ। अब यहाँ पर क्या करना है, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी स्पीक यानी कि बोलने की बात की जाए और क्या बोला जा रहा है? ट्रुथ। ट्रुथ यानी कि सच बोला जा रहा है, तो कभी भी ए का यूज़ नहीं होता, वहाँ हमेशा द का यूज़ होता है। तो सेंटेंस बनता है स्पीक द ट्रुथ। क्या बनेगा भैया?
स्पीक द ट्रुथ, ये सही होना चाहिए। लेकिन यहीं पर अगर बात की जाए झूठ बोलने की, झूठ बोलना मतलब टेल, और यहाँ टेल के साथ में हमेशा अ का यूज़ किया जाएगा। कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जिनमें परमानेंट द का यूज़ होता है, कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जिनमें परमानेंटली ए का यूज़ होता है या फिर अ का यूज़ होता है। तो स्पीक वाला जब भी होगा तो वहाँ पे द का यूज़ किया जाता है, इसीलिए स्पीक अ ट्रुथ ना होके यहाँ सही होगा स्पीक द ट्रुथ। ये भी कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई प्रेफर पेन देन, आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल। अब ये जो प्रेफर है इसका कंसेप्ट जानो कि प्रेफर के साथ कभी भी गलती से भी देन का यूज़ नहीं होता। तो आप कंसेप्ट तो समझ गए होंगे कि प्रेफर के साथ में देन का यूज़ नहीं होता। कभी भी सेंटेंस में आप प्रेफर का यूज़ करेंगे तो देन का यूज़ नहीं करेंगे। अब कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि देन तो नहीं आएगा, तो फिर देन की जगह पर रिप्लेस कौन करेगा? रिप्लेस करेगा इसको टू, कि प्रेफर के साथ में आप यूज़ कीजिए किसका? टू का यूज़ कीजिए और देन का यूज़ मत कीजिए। तो हम यहाँ पर किसका यूज़ कर देंगे? टू का यूज़ कर देंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा आई प्रेफर अ पेन टू अ पेंसिल। कुछ वर्ड्स जिनके लास्ट में हमेशा IOR का यूज़ होता है उनके बाद भी कभी देन का यूज़ नहीं होता। अब ऐसे वर्ड्स कौन से हैं जिनके लास्ट में IOR आता है? तो इनमें से कुछ कॉमन वर्ड्स हैं सीनियर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी IOR का यूज़ हुआ है। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रायर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इन सब वर्ड्स के लास्ट में IOR का यूज़ हो रहा है। तो जितने भी IOR वाले भी वर्ड्स हैं उनके साथ भी हमेशा टू का ही यूज़ करेंगे, कभी भी देन का यूज़ नहीं होगा। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहन इज़ मोर टॉलर देन रमन। ओके, तो यहाँ पर ये जो एरर है ये रिलेटेड है कंपैरेटिव डिग्री से। अब कंपैरेटिव डिग्री बनाते किस तरीके से हैं? कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, आप क्या करेंगे कि पॉजिटिव डिग्री में आप जोड़ देंगे ER, तो बन जाएगी आपकी कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री बनाने का ये पहला तरीका है। अब कंपैरेटिव डिग्री बनाने का एक दूसरा तरीका भी है, और वो दूसरा तरीका इज़ के जो पॉजिटिव डिग्री है उससे पहले आप मोर का यूज़ कर दो। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के हुए दो तरीके कि या तो पॉजिटिव डिग्री में आप जोड़ दो ER, या फिर पॉजिटिव डिग्री से पहले आप लगा दो मोर। तो कुछ वर्ड जो वन सिलेबिक होते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड जिनको हम एक हिस्से में बोल सकते हैं, उनमें लगाया जाता है ER। लेकिन ऐसे वर्ड जो मोर देन वन सिलेबिक होते हैं, यानी कि उनमें एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए यूज़ किया जाता है मोर का। तो अब यहाँ पर ये जो वर्ड है टॉलर, अब इस टॉलर में क्या गलती है कि इसमें एक तो ER भी जोड़ रखा है और इससे पहले हमने मोर का भी यूज़ कर रखा है। अब या तो इसमें ER का ही यूज़ करो या फिर इसमें मोर का यूज़ करो। दोनों का यूज़ थोड़ी हो जाएगा कि आप कुछ बना रहे हो, आप उसमें गुड़ भी डाल दे रहे हो और चीनी भी डाल दे रहे हो, तो ये तो बहुत गलत सी बात हो जाएगी ना। तो अब इसमें क्या करेंगे? इसको सही तरीके से करेक्ट करेंगे कि ये जो टॉल वर्ड है, क्या ये वन सिलेबिक है? क्या हम इसको एक बार में बोल पा रहे हैं टॉल? तो ये हो गया वन सिलेबिक। तो जो वन सिलेबिक वर्ड होते हैं उनकी डिग्री हम किस तरीके से बनाते हैं? ER लगाकर बनाते हैं। तो यहाँ पर ER करेक्ट है, मोर गलत है। अब यहीं पे वर्ड होता ब्यूटीफुल। तो अब ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये टू सिलेबिक वर्ड है, क्योंकि इसको हम दो हिस्सों में बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल। तो ये टू सिलेबिक हो गया। जितने भी टू सिलेबिक वर्ड्स होते हैं उनकी डिग्री हमेशा कंपैरेटिव डिग्री स्पेशली मोर से बनाई जाती है, और सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो तो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए यूज़ किया जाता है मोस्ट का। तो आप समझ पाए होंगे कि दोनों का यूज़ करके, मोर और ER का यूज़ करके डिग्री बनाना ठीक नहीं है। या तो मोर से बनाओ या फिर ER से बनाओ। और ये डिसाइड कैसे करेंगे? डिसाइड करेंगे वर्ड को बोलकर कि वो वन सिलेबिक है या फिर वन से ज़्यादा सिलेबिक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। आई होप आपने इन एरर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, सीखा होगा, जाना होगा। ऐसे ही दी इंग्लिश अल्फ़ा के साथ में पढ़ते रहिए और खुद को आगे बढ़ाते रहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंग्लिश सीखिए लेकिन हिंदी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।